नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज ने मना कर दिया यूक्रेन डिक्लेरेशन पे साइन करने से। और आप देखोगे इंटरनेशनली ये इतनी बड़ी न्यूज़ बनी है कि इंडिया, सऊदी अरेबिया और साथ में तीन चार और देश हैं, इन सब ने कहा कि हम फाइनल डिक्लेरेशन यूक्रेन समिट का साइन नहीं करेंगे बिना रशिया के। ये समिट बेकार है। आप देखोगे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस पे ट्वीट कर रही है कि ये यहाँ पे सब कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है यूक्रेन का पीस डिक्लेरेशन, मगर इंडिया, सऊदी अरेबिया, दो बड़े दिग्गज देश जिनसे उम्मीद थी कि ये साइन करेंगे इस डिक्लेरेशन को, मना कर दिया दोनों कंट्रीज ने। और रशिया का जो मीडिया है, देखिए, इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत खुश है कि इंडिया ने खुद को डिस्टेंस कर लिया है, दूर कर लिया है फ्रॉम द स्विस यूक्रेन समिट। ना आपके माइंड में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये हुआ क्या है, रशिया किस बात को लेकर खुश है। ये लगातार जो ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन साइन नहीं किया, इससे हम दूर रहे, ये कौन सा डिक्लेरेशन था, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था। बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर को आज के समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 साल 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, लंबे समय से ये वॉर चल रही है और ये मैप बदलने को नहीं आ रहा। ये जो एरिया है यही रशिया अभी तक कब्जा पाया है। ऊपर नॉर्थ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बट ज़्यादा कुछ रिजल्ट निकल के आ नहीं रहा। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही चाहेगी कि ये वॉर अब खत्म हो जाए। 2 साल से भी ऊपर एक वॉर चले, अजीब लगता है। और अभी तो दोनों कंट्रीज कह रही हैं कि हम 10 साल वॉर करने को तैयार हैं। पूरी दुनिया ने यहाँ पर एक आइडिया निकाला कि चलिए एक समिट करते हैं। दुनिया के बड़े कंट्रीज ने कहा कि एक देश लेते हैं, न्यूट्रल कंट्री जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए न्यूट्रल कंट्री। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हमेशा ये देश न्यूट्रल रहा है। तो ये डिसाइड किया गया कि स्विट्जरलैंड में एक यूक्रेन पीस समिट होगा। यहाँ पर बात की जाएगी कि कैसे ये 2 साल लंबी वॉर को हम 3 साल लंबी वॉर नहीं होने देंगे, इसको अब समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं लड़ाई। नाउ ये आइडिया बहुत अच्छा था। जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोपियन देश, उन सब ने कहा कि बिल्कुल ये समिट हमको करना चाहिए, यूक्रेन पीस समिट। मगर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस पूरे समिट में। प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया भर के कंट्रीज को तो यहाँ पे बुला लिया, यूएसए, आर्मेनिया, स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, इटली समेत दुनिया भर के कंट्रीज को एक मेगा समिट के लिए बुला लिया, मगर रशिया को ही इस समिट से बैन कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि हम रशिया से बात नहीं करेंगे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जब जंग ही यूक्रेन रशिया के बीच में है, आपको रशिया को समिट में इनवाइट नहीं करना, तो ये समिट फिर किस बात का, किस बारे में डिस्कशन होगी। जो डिक्लेरेशन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा इस समिट का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी जब आपने रशिया को ही यहाँ पर नहीं बुलाया। और चाइना ने इस समिट से खुद को दूर रखा ये कहकर कि देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर आपको रोकनी है, रशिया को आप इनवाइट नहीं करना चाहते, तो ये समिट यूजलेस है, हम इस समिट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। नाउ चाइना के बाद दुनिया की नज़र थी इंडिया पर। इंडिया रशिया का बहुत पुराना मित्र कंट्री है। क्या इंडिया भी इस समिट को स्किप कर देगा? देखो, इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव चला। इंडिया ने कहा कि देखिए, इस समिट को हम अटेंड करेंगे, हमारे पीएम नहीं जाएंगे यहाँ पर, जयशंकर साहब नहीं जाएंगे, मगर जो हमारा विदेश मंत्रालय है उनके जो सेक्रेटरी हैं पवन कपूर साहब, इनको हम यहाँ पर भेज देंगे। तो आप कह लीजिए इंडिया ने पार्टिसिपेशन तो करी है मगर हाई लेवल पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं थी। यूएसए, यूक्रेन को उम्मीद थी कि मोदी जी आ जाएंगे, चलो मोदी जी ना आए, जयशंकर साहब आ जाएंगे। इंडिया ने बस सेक्रेटरी भेजा अपने विदेश मंत्रालय का। और एक बार जब ये समिट शुरू हुआ तब पता लगा कि इंडिया का जो ये मूव था बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस समिट में वॉर को रोकने की बात कम हो रही थी। जो सारे यूरोपियाई देश थे एक एक करके बस रशिया को धमकियां दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर रशिया ने हमारी टर्म्स पे एग्री नहीं किया, अगर रशिया ने अपनी सेना यूक्रेन से नहीं निकाली, वी विल फोर्स देम टू सरेंडर, रशिया को सरेंडर करने पे मजबूर कर देंगे ये। फिर पोलैंड देश के जो प्रेसिडेंट है डूडा, जब इनकी बारी आई, इन्होंने ये तक कह दिया कि रशिया को तो 200 कंट्रीज में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रशिया में इतनी सारी एथनिसिटीज हैं, ये एक सिंगल कंट्री हो ही नहीं सकता। तो खुलेआम देखिए रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दी जा रही थी और माहौल आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एंटी रशिया था। ये समिट ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात की जा रही है। कॉन्स्टेंटली डिस्कशन यही था कि रशिया के अगेंस्ट क्या और एक्स्ट्रा स्टेप्स ये सब कंट्रीज उठा सकते हैं। इवन दो इस सब के बीच में न्यूज़ आती है कि व्लादिमीर पुतिन ने
अपनी तरफ से एक पीस ऑफरिंग करी। इन्होंने कहा कि जो एरिया हमने कब्जा लिया है वो हमारा, यूक्रेन वादा करेगा कि ये नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, और कुछ और शर्तें रखी पुतिन ने अपनी साइड से, और ये कहा कि इन शर्तों को मान लो, ये वॉर फिर हो जाएगी खत्म। बट कहीं से भी कोई भी पार्टी दूसरे की शर्तों को मानने के लिए रेडी नहीं थी। और आप समझ सकते हैं, ऐसा समिट जहां पर रशिया इन्वॉल्व है नहीं, बाकी कंट्रीज की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लो है, इवेंचुअली क्या होगा, समिट फेल हो जाएगा। और हुआ भी यहां पर ये, जब इस समिट का डिक्लेरेशन सामने आया जहां पर लिखा है कि रशिया को अपनी फोर्सेस पीछे हटा लेनी चाहिए, बहुत सारी बातें लिखी है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, आर्मेनिया समेत कई कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया। और ये कहा इंडिया ने, इंडिया की स्टेटमेंट ये थी कि बिना रशिया के ये वॉर आप खत्म नहीं कर सकते। पवन कुमार साहब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है, इन आर व्यू only those options acceptable to both parties, Russia, Ukraine, both parties can lead to peace. In line, we have decided to avoid association with any document emerging from this summit. इंडिया ने कहा कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को एसोसिएट नहीं करेंगे। समिट में कुछ ऐसा हो नहीं रहा जिससे एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो सके। और मैं कहूंगा इंडिया ने काफी हद तक एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। चाइना की तरह इस पूरे समिट को बॉयकॉट भी नहीं किया, और इस समिट को अटेंड करने के साथ ही साथ इस डिक्लेरेशन पे साइन ना करके रशिया को भी मैसेज भेज दिया कि हम आपके अगेंस्ट है नहीं। तो आप कह लीजिए इंडिया ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है इस पूरी सिचुएशन को। और रशिया ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत खुश होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप, जो भी नीले देश आपको दिख रहे हैं ना, ये वो देश है जिन्होंने यूक्रेन के पीस समिट का डिक्लेरेशन साइन किया है। इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, साइन नहीं किया है। चाइना यहाँ पे था ही नहीं। तो आप कह लीजिए अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्रीज, कोई भी ब्रिक्स कंट्री बाय द वे इस डिक्लेरेशन को साइन करते हुए नहीं दिखी। और इवन आप अगर आसियान देशों में देखो तो फिलीपींस के सिवाय किसी और आसियान कंट्री ने साइन नहीं किया है इस डिक्लेरेशन को। ओवरऑल ये डिक्लेरेशन एक मैसिव फेलियर है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, स्विट्जरलैंड, जिस देश में ये समिट हुआ है, उसी के लीडर्स ओपनली कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन समिट है ये एक एम्बैरेसमेंट है। स्विट्जरलैंड का इतिहास रहा है कि ये काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करते हैं, यहाँ पर हिस्टोरिक समिट्स हुई हैं, मगर इस फेल्ड समिट से स्विट्जरलैंड का भी नाम खराब हुआ है। कल को स्विट्जरलैंड को एज ए सीरियस डेस्टिनेशन फॉर समिट्स, फॉर पीस समिट्स देखा नहीं जाएगा। तो अगेन इट्स अ ह्यूज डिजास्टर, और मेरे हिसाब से ये समिट करना ही नहीं चाहिए था। बट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी तरफ से ट्राई किया, बट देयर अटेम्प्ट वाज अ ह्यूज फेलियर। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। देखना होगा कि क्या यूएस इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक के इंडिया ने डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। रिएक्शन क्या आता है वर्ल्ड कम्युनिटी का, ये देखना होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने ये कहा है कि हम बनेंगे छठा देश जिसका खुद का एक डीप सी मिशन होगा। अंडर वाटर जो धरती के ओशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारा एक मिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा मिशन यूएसए का है, रशिया का है, चाइना का है, फ्रांस का है, जापान का है। तो ये देश बन जाएगा 6 कंट्री। तो बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, इटली, इंडिया या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।